तो यहाँ अगले क्वेश्चन में आपको देखना है, दिया गया है द एब्सोल्यूट स्पीड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ns होती है, और इन स्पेस 3 फेज रोटर की स्पीड nr होती है। फिर इन इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे आपको इंडक्शन मोटर के बारे में लेके पूछा गया था ना, तो ये ns माइनस nr हो जाएगा आपका। जो लाइन वोल्टेज कंट्रोल का यूज हम करते हैं ओनली स्मॉल स्क्वायरल केस के लिए करते हैं, फॉर ड्राइविंग फैन एंड ब्लोअर के लिए। तो हम यहाँ पे इसके जो है रिड्यूस द पुल आउट टार्क और रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज लिमिट, दो चीज़ के लिए यहाँ पे करते हैं। देखो लाइन वोल्टेज का मतलब सप्लाई वोल्टेज हुआ, और अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो मैक्स टार्क होता है, मैक्स टार्क को हम लोग पुल आउट टार्क भी बोलते हैं, और ये होता है आपका ke2 स्क्वायर, मतलब वही सप्लाई वोल्टेज। और EV के बराबर कैसे होगा, ये चीज़ मैंने बताया था आपको, तो 2x2 होगा, ठीक है। तो आई थिंक से यहाँ पे क्या है कि जो है, तो यहाँ पे सिंपल इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो टॉर्क के डिपेंडेंट है ना, स्क्वायर के फॉर्म में, यानी बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सप्लाई वोल्टेज डाउन करोगे तो यानी मैक्स टार्क या पुल आउट टार्क, मैक्सिमम टार्क को ही पुल आउट टार्क बोलते हैं, ये रिड्यूस हो जाएगा। और जो स्पीड कंट्रोल है वो आपका रेंज लिमिट होगा। स्पीड कंट्रोल का मेनली मतलब जो होता है वो स्लिप से है, स्लिप जब डिफरेंट होगा तभी स्पीड आपका मेंटेन होगी ना, तो स्लिप आपका जो है उतना फर्क नहीं पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड होगी मोटर की वो उतना वेरी नहीं करेगी, क्योंकि स्पीड थोड़ी ना सप्लाई पे डिपेंड करता है ना, सप्लाई वोल्टेज पे स्पीड थोड़ी ना, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से स्लिप का डिफरेंट आता है। तो ये चीज़ है, द रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज लिमिट, ये आपका एक मतलब रेंज दिया गया कि उस लिमिट में आप कंट्रोल कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो स्पीड होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कैन नॉट बी कंट्रोल बाई द, तो यहाँ पे हम स्लिप रिंग में देखो पोल चेंजिंग मेथड वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायरल केस में ऑटोमेटिक पोल बन जाता है, वहाँ स्टेटर में आराम से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्लिप रिंग वाले में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है कंस्ट्रक्शन को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोशिश भी करना चाहें तो यहाँ पे निगेटिव टार्क डेवलप हो जाएगा हमारे रोटर कंडक्टर में, ठीक है। तो पोल चेंजिंग मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करते हम लोग। जो कंसिक्वेंट पोल टेक्निक होता है एम्प्लॉय फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इन्वॉल्विंग द चेंजिंग ऑफ, इसमें हम नंबर ऑफ पोल को चेंज करते हैं ना, ये कॉन्सिक्यूट पोल टेक्निक में हम नंबर ऑफ पोल को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड द स्पीड रेशियो इतना है, द स्पीड कैन बी अफेक्टेड वेरिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल अप्लाइंग टू द, देखो ये हम पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, जिससे हमें स्पीड को क्या करना है, स्पीड कंट्रोल करना है ना। तो हम यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा स्टेटर की साइड, यहाँ पे देखो स्टेटर की साइड यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो पोल एम्पलीट्यूड टेक्निक जो होगा वो सबसे ज़्यादा सही होगा। मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग ये नहीं सही है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब यार बहुत सारे स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग बार बार थोड़ी ना चेंज करेंगे, ये पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट टेक्निक होता है, ये सबसे सूटेबल होता है आपका। रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल यूज फॉर 3 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ड्रॉबैक आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे रोटर में जब रेजिस्टेंस लगाओगे तो उसकी लॉसेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी और रेगुलेशन में वेरिएशन आएगा जो पुअर होता है ना, ये आपका ड्रॉबैक है। रोटर में जो रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज करते हैं क्या चीज़ इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, तो हम रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड विथ इंक्रीज इन स्पीड, अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो टार्क क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा ना। रोटर में हम रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस में कंट्रोल मेथड दिया गया है, और आगे यहाँ पे दे दिया गया है इंक्रीज इन स्पीड, अगर स्पीड बढ़ रही है तो कंफर्म है कि टार्क आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि टार्क इंक्रीज कर दें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है भाई। तो यहाँ पे देखो तो देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, टार्क और स्पीड यूनिवर्सली रिलेशन होता है। हमको पता है कि रेजिस्टेंस रोटर में ऐड करने से टार्क बढ़ता है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में इंक्रीज स्पीड बोल दिया ना, तो हम टार्क को डाउन करके रखेंगे। भाई क्वेश्चन है, क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाया भी जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, कंफ्यूज करना है आपको यहाँ पे,
ठीक है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई एग्जामिनर तो गेम बदल ही सकता है ना थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखो फेज बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है, स्लिप आपका इतना है और फुल लोड टार्क डेवलप हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस इतना है पर फेज का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ा जा रहा है ना, एक तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस होता ही है और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ रहे हैं फेज में कनेक्टेड टू स्लिप रिंग। व्हाट इज द स्लिप फॉर फुल लोड टार्क? फुल लोड टार्क पे स्लिप का डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पे देखो स्लिप का डिफरेंस हमें पूछा गया ना कि फेज बाउंड रोटर है और जो आपका रन कर रहा है 0.3 स्लिप है उसका, और फुल लोड टार्क पे रोटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी इतना है। अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो टार्क कितना हो जाएगा? तो टार्क ऑब्वियसली बढ़ेगा भाई, ये तो कंफर्म है ना, रेजिस्टेंस ऐड करने से टार्क क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से आप ये वाला और ये वाला ऑप्शन देख के कैंसिल कर सकते हो। अगर एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट करना है तो बी और सी होगा ना, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रिक तब आएगी काम जब आपको थोड़ा कॉमन सेंस आइडिया होना चाहिए। यानी यार यहाँ पे जो स्लिप है वो हमें निकालना पड़ेगा ना, इसका रेशियो पता करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये 0.03 है, यानी 3% स्लिप है। देखो यहाँ पे जो टार्क होगा वो स्लिप इंटू R2 होगा। ये कैसे होगा देख लो। अगर मान लो रोटर की स्पीड अगर बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनस स्पीड के पास है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि स्लिप की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। अब कम हो जाने की वजह से ये वाला जो क्वांटिटी है ये स्लिप डिपेंडेंट है, ये कम हो जाएगी तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। यानी जो टार्क होगा वो आपका यहाँ पे स्लिप पे R2 और इस पे R2 से R2 कैंसिल कर देना, तो यहाँ पे जो टार्क होगा वो S अपान R2 पे डिपेंड करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज़ किया गया है। यानी यहाँ पे टार्क को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो स्लिप क्या होगा? स्लिप जो है R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक फार्मूला बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, टार्क बराबर इतना होता है तो ये दोनों इक्वल है ना भाई, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? इक्वल है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक फार्मूला बना लो S2 अपान S1 और R2 अपान R2 1, ठीक है। ये भी 2/1 कर लो। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे ऐड करना है? यहीं पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस R एक्सटर्नल ऐड कर लो भाई। रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो टार्क तभी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे S2 अपान S1। अब यहाँ पे देखो रोटर रेजिस्टेंस 2/1 लेके यहाँ पे बताना है। तो देखो एक तो यहाँ पे रोटर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.2 है। यानी ये जो है एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये R2 2 अपान ये वैल्यू दोनों सेम होगी, यानी जो रोटर का रेजिस्टेंस है उतना ही होगा। 0.25 रख लेना। और एक्सटर्नल जो आप जोड़ रहे हो ना वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा। ये 0.5 ओम वाला लेके चल रहा है, तो 0.5 वाला लेके चलो। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो S2 अपान S1 जो होगा इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा इसका पूरा कैलकुलेशन करने पे, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि S2 बराबर 3S1 हो जाएगा, ठीक है। S2 बराबर 3S1 हो जाएगा। यानी हमें S2 निकालना है किस स्लिप पे? तो 3 इंटू S1। S1 का मान हमें जो है S1 का मान यहाँ पे देखो स्लिप दे ही रखा है आपका, ये आपका स्लिप दे रखा है ना। तो आप यहाँ पे स्लिप रख लो 0.03 और यहाँ पे जो है 0.9 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना सकते हो, सी वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। और ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस वाले फार्मूला का हमने यूज़ किया यार। और R2 अपान R1 का मतलब रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, अलग अलग तो है, अलग अलग तो मोटर है नहीं कि रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ। यहाँ पे 2 और 1 बस एक कॉन्सेप्ट को लेके आपको मैंने समझाया ना। अब यहाँ नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जैसे S2 अपान S1 को हम लोग करते हैं ना, इसी तरह इसको भी करते हैं, लेकिन ये एक ही वाइंडिंग के लिए ना, तो हम दोनों को सेम रखेंगे। और एक्सटर्नल हम लोग अलग से लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल हम लोग यहाँ पे अलग इंक्लूड कर लेंगे और बाकी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा।
द इंजेक्ट ईएमएफ इन रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, रोटर में जो स्लिप फ्रीक्वेंसी होती है उसको इंजेक्ट करने के लिए फॉरगन वोल्टेज मोटर का यूज़ करते हैं जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है। तो ये सेम फ्रीक्वेंसी होती है भाई स्टेटर स्लिप फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, द हार्डनेस ऑफ स्पीड टॉर्क इज कैरेक्टरिस्टिक बाई द, तो ये जो होगा और डिक्रीज होगा द रोटर रेजिस्टेंस का। कुल मिला के बस ये जानो ना कि जब रोटर रेजिस्टेंस जब ऐड करोगे तो टार्क बढ़ जाएगा, और जब टार्क बढ़ेगा तो ये जो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड टार्क, स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्पीड टार्क यानी पहले स्पीड आ रहा है तो ये क्या होगा आपका डिक्रीज टाइप का होगा, ठीक है। तो चलो आगे यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में दिया गया है द मेथड दैट गिव द कंटिन्यूअस स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पीड कंट्रोल करना है ना। स्लिप रिंग में देखो सबसे बेस्ट है आपका यहाँ पे सेकेंडरी फॉरगन वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। सेकेंडरी फॉरगन वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो, इंजेक्ट वोल्टेज ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी जो है रोटर्स के जो सेकेंडरी होती है उसमें इंजेक्ट कर लो। अगर फेज में कर लेते हो ना, अगर जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है, अगर जो आप फॉरगन वोल्टेज कंट्रोल अगर इसके फेज में ही कर रहे हो तो रिजल्टेंट ईएमएफ बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से स्लिप कम हो जाएगा, स्लिप कम होने की वजह से टार्क कम हो जाएगी, और इस जो इसकी स्पीड है वो आप सिंक्रोनस भी अचीव कर सकते हो ना, ये भी बेनिफिट होता है इसमें। इन केस ऑफ वोल्टेज इंजेक्शन मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द इंजेक्ट ईएमएफ शुड बी, तो ये तो यहाँ पे ये तो सबको पता हो गया, स्लिप फ्रीक्वेंसी का ही होता है ना, रोटर में जो फ्रीक्वेंसी उतना ही हमें इंजेक्ट करना होता है। व्हेन व्हील स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड, देखो ये वाला कंडीशन आ गया ना, सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे लेके चलना है, तो ये हो जाएगा ईएमएफ को इंजेक्ट कर दो उसके फेज में। फेज में करोगे तो रिजल्टेंट बढ़ जाएगा ईएमएफ का, करंट भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे दिया गया है जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपका स्लिप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। स्लिप फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ होगा ना, तो 0.04 इंटू 50 हर्ट है, और ये आप करोगे 2 हर्ट आएगा, और यहाँ पे जो होता है 2 हर्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है एम्प्रेस वोल्टेज की, अगर स्टेटर रेजिस्टेंस और रोटेशनल आर्म्स को निगलेक्ट कर दो तो यहाँ पे जो है आपका स्टार्टिंग जो टार्क होगा ना वो आपका 2 टाइम्स होगा स्लिप फ्रीक्वेंसी के, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट है, तो 2 गुणे 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। वोल्टेज और इन्वर्टर यूज कंट्रोल द, देख लिए यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेटे जाओ, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये आपका रेजिस्टेंस इसको नेगलेक्ट करोगे ना, देन द फ्रीक्वेंसी प्रेस वोल्टेज ऑब्टेन द ट्वाइस द रेटेड टॉर्क, ये आप यहीं पे दे दिया गया ना। अगर आप रेजिस्टेंस और रोटेशनल लॉस को नेगलेक्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कितना है, ट्वाइस फार्म, ऑलरेडी यहाँ पे ट्वाइस देखो दे दिया है, यहाँ पे 2 गुना, तो बस आपको ये कैलकुलेट करके 2 से क्या करना था, आपको 2 से गुणा करना था। इसमें क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको इंडक्शन मोटर को जनरेटर बनाना है, ये क्वेश्चन है। देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है जो आपका कपल किया गया है 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर। सो इन द फिगर द डीसी मशीन को एनर्जाइज किया गया है पहले, और उसके बाद मशीन के द्वारा 160 आरपीएम से रोटेट कराते हैं। इंडक्शन मोटर आल्सो कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज 3 फेज सोर्स है, ब्रेकिंग सीक्वेंस डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि ये पूरा एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से हम बता पाएंगे 295 का जो आंसर होगा वो सर। डीसी मशीन एक्ट द मोटर, लेकिन इंडक्शन मशीन जो होगा वो जनरेटर के तरीके काम कर जाएगा। कैसे होगा, स्लिप वाइज निगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है रोटर की स्पीड ये देखो 160 आरपीएम नहीं है, 1600 आरपीएम है, ये आपका 1600 आरपीएम है। और यहाँ से आप एनएस निकाल लेना 120 एफ अपान पी से, एफ का मतलब 50 और पोल का मतलब यहाँ पे कितना रखना है, 4 पोल। इंडक्शन मोटर के बारे में अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डाटा, तो ये हो जाएगा 1500 आरपीएम। और यहाँ पे एनएस और एनआर आ गया तो स्लिप निकाल लीजिएगा,
नहीं, स्लिप नहीं निकालना है। हाँ, स्लिप निकाल लीजिएगा। जब आप स्लिप निकालोगे तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा आपका। स्लिप निकालोगे माइनस में आएगा, तो जब भी स्लिप माइनस में होगा तो मोटर ना, इंडक्शन मशीन ना होकर वो जनरेटर के जैसे काम करेगा, और बाकी मशीन तो जो डीसी मशीन है तो मोटर के जैसे ही काम करेगा। तो ये आपका सी जो होगा वो राइट होगा यहाँ पे। स्पीड हायर देन द सिंक्रोनस स्पीड कैन बी हैड बाई। तो ये जो होगा, स्पीड को अगर हायर करना है तो आप कैसे कर पाओगे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप रोटर स्लिप फ्रीक्वेंसी स्पार्क कंट्रोल, अगर स्पीड को सिंक्रोनस सब सिंक्रोनस बताना है तो फार्गेनर वोल्टेज यानी रोटर में जो स्लिप फ्रीक्वेंसी है उसको इंजेक्ट कर दो उसी सेम फेज में। तो अभी सेम फेज में इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा, ईएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम, स्लिप कम, और स्लिप कम तो टार्क कम, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। रोटर स्लिप पावर कंट्रोल। स्लिप चेंजिंग का जो मेथड होता है स्पीड कंट्रोल कैन बी यूज इन केस ऑफ, ये हम यहाँ पे स्लिप रिंग में ही तो करते हैं ना। स्लिप चेंज का मतलब क्या हुआ, स्लिप रिंग के ही चेंज कर पाएंगे हम लोग। आगे देखो, कास्केडेड में जो मेथड है स्पीड कंट्रोल करने का, इन्वॉल्व द यूज ऑफ टू कपल्ड इंडक्शन मोटर। द नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये आपका कंडीशन होता है डी वाला। देखो यहाँ पे 299 को नेगलेक्ट करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे कास्केडेड कनेक्शन करके फिर उसे बहुत ही लंबा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी लिख के दे रहा हूँ, नहीं आएगा। ये वाला देख लो, एट सब सिंक्रोनस स्पीड क्रैमर सिस्टम जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर फेड टू द ऑक्सिलरी कम्यूटेटर मशीन स्लिप फ्रीक्वेंसी इज 2B। ये आपका बी हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रैमर सिस्टम जो होता है ऑक्सिलरी कम्यूटेटर मशीन यूज़ करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल पावर को सप्लाई टू द ड्रिवन सॉफ्ट सब सिंक्रो। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। 301 का देख लो, यहाँ पे सब सिंक्रो वही क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर वाला जब पढ़ोगे ना तो इसको भी पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। इसका सी आंसर होगा, 301 का सी हो जाएगा। इसको आप अपने कराटिंग यहाँ पे रोक के देख लीजिएगा, तो इसको रोक के देख लीजिएगा। आगे चलते हम लोग। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है, इफ द स्लिप पावर रिकवरी स्कीम ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर, इफ स्लिप पावर इज 2B। तो स्लिप जो होता है मेनली एडेड टू द शाफ्ट कांस्टेंट पावर टू ड्राइव। यहाँ पे जो शाफ्ट होता है उसी की वजह से यहाँ पे स्लिप का डिफरेंस मीन्स लो स्पीड होगा रोटर की, और ये हम मेनली जो है स्लिप पावर होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कांस्टेंट पावर ड्राइव को ऑब्टेन करने के लिए। 303 वाले में भी देख लीजिएगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं होगा इसको प्रूफ करने से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा यार, ये इसके इक्वल होता है, इसको प्रूफ भी करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा और इस क्वेश्चन आने के चांसेस कम है इस टाइप का। ये वाला जो है 304 से लेके 305 वाला जो क्वेश्चन है, 304 वाले में क्या है कि ये भी बहुत ही आपका कई सारे यहाँ पे कनेक्शन है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बस चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जिनको करना होगा, वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में। 3 फेज और 50 वाट 440 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो, 4 वोल्ट स्लिप रिंग इंडक्शन या ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा के इसे स्टार्ट किया जा रहा है। इंडक्शन मोटर ये है, और यहाँ पे डीसी मोटर से घुमा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये है इंडक्शन मोटर है आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्टिंग कर रहे हो, रेजिस्टेंस ऐड है 220 वोल्ट के, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर कनेक्टेड, स्टेटर साइड जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखो काफ़ी कम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है, और करना चाहो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। 304 वाला कर सकते हो, 305 वाला तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जाएगा। एक यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जब आप यूज़ करोगे, इसको तो करवाना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन देखो यहाँ पे बस छोटा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो है 4 पोल दिया गया है। इंडक्शन मोटर की स्पीड ले लेना है 1500 RPM, और रोटर की स्पीड आपको यहाँ पे दिया होगा 1410।
यहाँ से दोनों का निकाल के स्लिप निकाल लीजिएगा, 0.06 आएगा स्लिप। और स्लिप निकालने के बाद जो स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी स्टेटर में, ठीक है, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर की वजह से स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी है S/F होगा 0.06 और फ्रीक्वेंसी 50, इसे ले लीजिएगा 3 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्पीड निकालना होगा आपको। स्लिप स्पीड का मतलब वही 120 है F/P, तो 120 रख लीजिएगा। और ये फ्रीक्वेंसी इसका रखना है। और F का मतलब, P का मतलब 4 पोल है आपके पास, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। अब ये एक्चुअल जो रोटर की स्पीड है और इसके बाद ये वाली जो स्लिप स्पीड है इसको जोड़ देना, 1400, इसको 90 जोड़ोगे तो ये 1500 अप्रॉक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 1500 यहाँ पे बनेगा। 304 का जो होगा वो आपका डी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी भाई, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पे जो है नेगलेक्टिंग सभी रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो, तो यहाँ पे जो पावर होगा, यहाँ पे पावर P1 और प्लस P2 पावर लेना है। देखो यहाँ पे पावर दोनों को दे रखा है आपको 1800 और -200। यहाँ पे जब करोगे तो ये हो जाएगा टोटल पावर 1600 वाट। और स्लिप जो है आपका, स्लिप यहाँ पे स्लिप यही वाला स्लिप यूज़ करके आपको जो आउटपुट पावर है वो निकाल लेना है। आउटपुट पावर निकालने के लिए वो 1 - S इंटू इनपुट पावर। इनपुट का मतलब यही जो आप 1600 जो आया है यही इनपुट हो जाएगा। और स्लिप को आप रख लीजिएगा 0.06 और इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनेगा 1504, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। और करंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे I² एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके जो करंट निकालोगे 1504 यहाँ पे रख लेना, करंट निकाल लेना। रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल में कितना रखना है आपको, 10 रखना है। देख लीजिएगा ये 10 है, तो एक्सटर्नल 10 रखे, I² आप निकाल लीजिएगा 12.26 आएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा जिनको एडवांस में करना होगा वो लोग इसको करेंगे, और वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि अब मैंने बोला भी था ना पीछे की जितने भी मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन है वो सब आपके हो चुके हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके न्यूमेरिकल जितने भी मिलेंगे वो सब कोई चांसेस नहीं है आने का। तो आगे का न्यूमेरिकल आप ट्राई मत करना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा। और ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है रोटर की स्पीड को कितना से कितना बीच है, और जो है नो लोड से लेके फुल लोड के बीच कितना वेरिएशन होगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यानी कि रोटर को जो स्पीड है, रोटर की जो स्पीड है, क्या बोलते हैं कि रोटर की जो स्पीड है, चलो यहाँ पे पहले हमें NS निकाल लेते हैं। NS निकालोगे 120 F/P से, 4 पोल है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, स्टेटर और रोटर दोनों का अलग दे रखा है यहाँ पे। स्टेटर रोटर 4 पोल वाउंड है, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी इतना है, रोटर का इतना है। और नेगलेक्टिंग सभी लॉस है, नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटर का हमने 50 हर्ट्ज रख के भाई 4 पोल रखे, यहाँ पे 1500 RPM निकाल लिया है। रोटर का इसी तरीके निकाल सकते हो। रोटर की भी जो स्पीड होगी मान सकते हो कि सिंक्रोनस 120 30 हर्ट्ज इसका ले लो रोटर का, और 4 पोल ले लो, इसको 900 RPM पे रख लो। इन दोनों का प्लस माइनस कर लो। ठीक है, 1500 प्लस माइनस 900, आपका स्पीड का रेंज पता चल जाएगा। 1500 प्लस एक बार जोड़ लो, एक बार क्या कर लो घटा लो, तो एक बार आएगा आपका 2400 और एक बार आएगा आपका 600, ये डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, तो ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपका डिफरेंस है, आपको देगा। फॉर ऑब्टेन द वेरी क्विक ब्रेकिंग 3 फेज 1 रोटर इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन लोड, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग चाहिए हमें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। देखो यहाँ पे क्या है ना, स्टेटर की सप्लाई को बदल दोगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो क्या होगा, अपोजिट आर लगेगा, तो एक बार रोटर इधर घूमा अचानक इधर घूमने स्टार्ट करेगा, तो इसी को बोलते हैं क्विक ब्रेकिंग। प्लगिंग अगर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लगिंग अगर लगाना है तो फेज सीक्वेंस वही प्लगिंग वाला ही मेथड है, ये जो अभी हमने कंट्रोल किया ना यही प्लगिंग वाला ही मेथड है। अब यहाँ पे जो है डायनेमिक इस वाले ब्रेकिंग में क्या होता है कि इसमें जो होता है स्टेटर टर्मिनल को स्विच ओवर टू DC सोर्स फ्रॉम द AC सप्लाई। जो आप स्टेटर को AC देते हो उसको डिस्कनेक्ट कर दो सोर्स से और यहाँ पे DC से दो, इस वाले ब्रेकिंग को हम डायनेमिक ब्रेकिंग बोलते हैं। और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपका आर्मेचर वाइंडिंग के जैसे बिहेव करेगी, मतलब उल्टा कर दिया जाता है ना, उल्टा मतलब वही सिंक्रोनस जनरेटर से सिंक्रोनस मोटर अपोजिट कर दिया जाता है टार्क को।
यहाँ पे भी वही चीज़ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर मान लो रिजनरेटिव ब्रेकिंग लगाना है, तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब कि इंडक्शन मोटर में अगर लगाना है तो उसमें क्या होगा ना कि रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस से ज़्यादा कर दो, तो उस कंडीशन में जो इंडक्शन मोटर होगा वो इंडक्शन जनरेटर के जैसे काम करेगा। ये जो होगा लोड इज़ लोअर, लोड काफ़ी कम होना चाहिए भाई, और बाई हार्वेस्टिंग मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे तो वो मेथड वही यूज़ होता है। स्लिप को निगेटिव कर लो किसी तरीके, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था पूरा वो ग्राफ लेके कि कब मोटर होगा कब जनरेटर होगा, वही यहाँ पे ब्रेकिंग वाला कंडीशन है। तो ज़्यादा आपको यहाँ पे डीपली नहीं पूछेगा, बस आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन लेवल है, क्विक ब्रेकिंग कब लगाएंगे, रिजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होगा, प्लगिंग, जो चीज़ें हैं बस आपको इससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया था स्टेटर 2/4 पोल चेंज कर दिया जा रहा है कोल इन द को केज मोटर में इनिशियली वाउंड फॉर द 2 पोल रिकनेक्शन ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग 4 पोल, मतलब इसको इतने को चेंज करके रिकनेक्शन किया जा रहा है स्टेटर वाइंडिंग को 4 पोल थ्रो द चेंज ओवर स्विच, यानी स्विच लगा हुआ है बार बार उसको चेंज कर रहा है। मोटर इज रनिंग कंडीशन इज रिजल्ट टू बी, तो ये रिजल्ट होगा रिजनरेटिव ब्रेकिंग हाफ द ओरिजिनल स्पीड। कभी कभी क्या होगा कि लोड कम होने की वजह से पोल चेंज कर रहे हो, तो कभी पोल कम भी हो सकता है, तो एनएस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि आप 2 से 4 के बीच वेरिएशन करा रहे हो ना। तो ओरिजिनल पोल आपके पास 2 है और पोल आप क्या कर रहे हो, 2 ही रख रहे हो, यानी आप पोल क्या कर रहे हो भाई, पोल कम कर रहे हो ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो स्लिप कैसा होगा, निगेटिव होगा ना, सिंपल निगेटिव होगा, तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अगर स्लो रन कर रहा है तो यहाँ के पहला रीजन क्या होगा, तो रीजन इसका भाई कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा रीजन पढ़ लीजिएगा। 313 वाले में भी देखो डी है, तो डी वाले ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग खुद पढ़ना, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सब डी हैं, तो आप इसको खुद पढ़ोगे तो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इंडक्शन मोटर में हमिंग आ रहा है स्टार्टिंग के कंडीशन में, तो रीज़न क्या होगा, ये सब रीज़न ही है भाई, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर मान लो शुड भी ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपका काफ़ी रिगिड स्टील स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सॉलिड होता है ना, इसलिए सी और डी यहाँ पे आंसर होगा। इसका देख लो, द लार्ज साइज इंडक्शन मोटर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवरलोड भाई। लार्ज साइज का इंडक्शन मोटर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, मैग्नेट रिले यूज़ करेंगे भाई, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग का ही इशू आता है ना। इंसुलेटिंग जो मटेरियल होता है मोटर के वाइंडिंग में, उसे क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, लेवल ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही तो हम मटेरियल यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास वाई ए बी कई सारे के मटेरियल होते हैं, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है यहाँ पे। द फैक्टर टू बी कंसीडर इन सिलेक्शन ए मोटर इज, क्या फैक्टर होता है हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे भी इसका सभी ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। मतलब मोटर को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या यहाँ पे हमें कंडीशन चाहिए, तो ऑल ऑफ द एबव के साथ मैंने बार बार आपको बताया कि आप खुद पढ़ेंगे तो बेस्ट होगा। ये देखो 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड विथ लोड शाफ्ट हाउ वाज फाउंड टू बी स्टार्ट बट सेटल डाउन द हाफ द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड कम हो रही है भाई। रोटर वाइंडिंग एज वेल स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कुड बी दैट शुड बी, एक रोटर फेज अगर ओपन कर दोगे तो स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है, स्पीड डाउन होगी। एक ही फेज करो, 2 फेज करोगे तो चलेगा भी नहीं, एक फेज डाउन कर दो उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी 57.77। जैसे ये आपका ओपन डेल्टा वाला जो केस होता है वही कंडीशन है, और इसको मैंने प्रूव भी किया था पीछे, शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था तो उसमें बताया भी था 57 इतना % से लोड हमारा कम होना चाहिए तो स्पीड मेंटेन होगी अगर एक फेज अगर डैमेज कर रहे हो तो। आर्मेचर वाइंडिंग अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाए कैन बी डिटेक्टेड बाय एंड आइडेंटिफाई द, ये होगा आप बार टू बार ग्लोवर या वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे आगे जो है उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मे भी आपका 150 के अप्रॉक्स और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अब उतने क्वेश्चन नहीं है। देखो मेनली जो क्वेश्चन थे अभी जितना हम लोगों ने देखा है मेनली क्वेश्चन आपके इतना ही था, ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन है आपका इतना ही था। बाकी जो अब 3 फेज इंडक्शन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी सिंगल फेज के लिए आ जाए वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो 300 से पीछे का क्वेश्चन देखो मैंने बहुत अच्छे से कराया, तो इसको अच्छे से करिएगा। बाकी 500 तक क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी ये 200 का रेंज है तो काफ़ी फालतूगिरी क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं इन सबको भी क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताना भी ज़रूरी है ना, तो उस एरिया पे काम करोगे, मेहनत करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये चीज़ है आपको।
अगले क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंडक्शन जनरेटर डज नॉट डिफर फ्रॉम द सिंक्रोनस जनरेटर। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, स्टेटर जो डिफरेंट होता है इन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द सिंक्रोनस जनरेटर। यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर डज नॉट डिफर फ्रॉम द, इंडक्शन जनरेटर जो है वो डिफर नहीं होता है, मतलब डिफरेंट नहीं होता है सिंक्रोनस जनरेटर से या अल्टरनेटर से, क्योंकि यहाँ पे इट स्टेटर इज डिफरेंट इन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है स्टेटर का, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मल डिफरेंस रखा जाता है। यहाँ पे बी होगा। इंडक्शन जनरेटर डिलीवर द पावर। इंडक्शन जनरेटर कौन सा पावर देगा? लीडिंग पावर फैक्टर इज ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा, वो जनरेटर जो है आपका मेनली लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर माइनस स्लिप माइनस हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी तभी आपका इंडक्शन जनरेटर जैसे काम करेगा। और यहाँ पे कोई एक्साइटेशन वाला सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे लैगिंग टू लीडिंग होगा नहीं, सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पे अपडेट हो जाएगा ये। सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर टू कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज इज कांस्टेंट विथ इंक्रीज द लोड, स्पीड ऑफ इंडक्शन मशीन वुड बी। सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर है, टू कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज इज कांस्टेंट है। लोड को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ जो इंडक्शन मोटर होगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि स्लिप यहाँ पे निगेटिव चल रहा है, ठीक है, स्लिप निगेटिव है, पॉजिटिव रहता तो स्पीड डाउन हो जाती। तो ये है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर रन कर रहा है सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टिव पावर सुपर सिंक्रोनस है, यानी आपका ये क्या होगा, एक तो इंडक्शन जनरेटर जैसे काम करेगा, और ड्रॉ द रिएक्टिव फ्रॉम पावर फ्रॉम द मेन शाफ्ट लाइन। और ये वाला देख लीजिएगा 325 का, 325 का यहाँ पे सी होगा, दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा। ये आपका स्लिप को माइनस कर दिया गया है, तो ये आपका जनरेटिंग मोड में आ जाएगा, तो दूसरा और तीसरा का सही होगा ना। मैकेनिकल शाफ्ट पे मैकेनिकल पावर चाहिए और इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर करने के लिए चाहिए, तो सी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एडवांटेज ऑफ इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर का यहाँ पे एडवांटेज नहीं है, तो इट डिलीवर ओनली लीडिंग करेंट, ये आपका एडवांटेज नहीं है, ठीक है, सिर्फ लीडिंग करेंट ही डिलीवर करता है। कभी कभी मान लो हमें लैगिंग चाहिए तो नहीं हो पाएगा, यही थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज नहीं है आपका। आगे यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्शन जनरेटर, तो ये हो जाएगा आपका बी, व्हेन द शॉर्ट सर्किट इज डिलीवर द लिटिल या नो सस्टेन द पावर। यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं है, शॉर्ट सर्किट कर दोगे तभी ये डिलीवर विथ नो सस्टेन पावर, पावर को सस्टेन नहीं करेगा, हमेशा डिलीवर करेगा। तो ये इंडक्शन जनरेटर से कुछ क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे। अगला भी जो है आपका इंडक्शन जनरेटर को ही है। यहाँ पे स्पीड जो है कितना है आपका, पहले इसकी जो स्पीड है आपका सिंक्रोनस स्पीड यहाँ से निकाल लो, इंडक्शन जनरेटर ही बनाना है हमें, तो 120 है आपका, मतलब आपको 60 रख लो, और पोल कितना आपका 4 रख लो, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1800 RPM आएगा। अब इसे जनरेटर बनाना है तो एनआर की स्पीड ज़्यादा करना होगा 1800 से, तो 1800 से अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो इसमें जो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी या सी टू एफ होती है, तो यहाँ से स्लिप निकाल लो, स्लिप बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी अपन स्टेटर फ्रीक्वेंसी। रोटर का कितना है आपके पास 5 है, और स्टेटर का कितना है आपके पास 60 है, तो यहाँ से स्लिप निकाल लीजिएगा, स्लिप आएगा 0.0833। और अगर आपको यहाँ पे स्लिप को लेके चलना है कि स्लिप माइनस करना है, तो यहाँ पे स्लिप का मान कितना आ गया, स्लिप बराबर जो है 0.0833, और NS माइनस NR होता है, तो NS का मान कितना है हमारे पास 1800, और माइनस NR यहाँ पे निकाल लीजिएगा, और NS जो है 1800 है आपका। यहाँ से NR जब निकालोगे तो इसकी जो स्पीड होगी 1950 बन जाएगी, यानी 1950 मतलब इससे ज़्यादा रखोगे तो वो जनरेटर के जैसे काम स्टार्ट कर देगा। 3 फेज इंडक्शन मशीन ड्रॉ द एक्टिव पावर and the reactive power from grid if operated generator P and Q will be respect to the, तो ये हो जाएगा जो एक्टिव पावर होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, रिएक्टिव पावर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करोगे जनरेटिंग मोड में, तो ये क्या करेगा, एक्टिव पावर को डिलीवर करेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर जो होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होगा।
तो उस कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, मीन्स इनवर्ट टाइप का फ्लो होगा, और जो एक्टिव पावर होगा वो आपका चेंज होगा, मीन्स पावर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वो माइनस आउटवर्ड के साइड जाएगा तो वो माइनस पावर हो जाएगा आपका। ठीक है, रिएक्टिव पावर अंदर जाएगा तो प्लस की, और पावर आउटपुट जाएगा तो माइनस। यही कॉन्सेप्ट होता है आपका यहाँ पे। देखो इंडक्शन जनरेटर से आपके क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला 330 वाला भी जो क्वेश्चन है इसका भी वही है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द पावर स्लीप कैरेक्टरिस्टिक आपका दे रखा है 3 फेज इंडक्शन मशीन शो इन द फिगर। 3 रीजन को ऑपरेट कराना है, ब्रेकिंग, मोटर और जनरेटिंग में। तो 3 रीजन का मतलब यहाँ पे डी जो होगा वो सही होगा। देखो यहाँ पे अगर हमें ब्रेकिंग पर्पज से लेना है तो स्लिप का मान 1 से ज़्यादा कर दो। मोटर के केस में लेके चलना है तो मोटर का मतलब 0, स्लिप जो है 0 और 1 के बीच में रखो, और जनरेटर बनाना है तो स्लिप को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे ABC, ये ए है जो आपका ब्रेकिंग पर्पज से होगा। स्लिप का मान देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच स्लिप वेरी कर रहा है, और यहाँ पे 1 और 0 के बीच स्लिप, ये बी वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा मोटर, और यहाँ पे स्लिप जो है माइनस है तो ये हो जाएगा आपका जनरेटर। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो कुल सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन पढ़ लेना। मोटर, जनरेटर और ब्रेकिंग सब में मैंने बताया हुआ है। तो ये आपका मोटर कब काम करेगा, जनरेटर कब होगा, ब्रेकिंग कब लगेगा, ये सारा डिटेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। तो ये बी वाला जो है इनकरेक्ट होगा। इट इज वेरी स्मॉल एयर गैप एक्सेप्ट द प्लेन टाइप इंडक्शन मोटर। ये जो है प्लेन टाइप वाले में से थोड़ा सा हम यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो है सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर इट हैज़ वेरी स्मॉल एयर गैप प्लेन टाइप इंडक्शन मोटर। देखो इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर से कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे जो है सिंक्रोनस इंडक्शन वाले में क्या होता है कि लॉन्ग एयर गैप रखते हैं ताकि उसे स्ट्रिप मिल सके। कुल मिला के ओवरलोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर का बहुत सारे यहाँ पे यूज़ हो जाता है, जैसे टेक्सटाइल मिल, रबर मिल, पेपर मिल, इंडस्ट्रियल माइनरी, बहुत सारे यहाँ पे यूज़ कर दिया जाता है। आगे भी वही सेम क्वेश्चन है आपका। सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो होता है सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर मच लार्जर देन द सिंक्रोनस मोटर ड्यू टू, ये होता है आपका इट इज़ मैग्नेटिक रिलक्टेंस के कारण, मैग्नेटिक रिलक्टेंस के कारण होता है ऐसा। सिंक्रोनस इंडक्शन जो मोटर होता है इसका जो है ये सभी आला देवा वाला ऑप्शन होगा, पढ़ लीजिएगा। ये हाई टार्क रिक्वायर्ड सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शन में जो है पूरा का पूरा डिटेल जब आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंडरी जो होता है लीनियर इंडक्शन मोटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे लीनियर इंडक्शन मोटर जो होता है इसमें फील्ड सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें जो स्लॉट होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेस कर दिया जाता है, और फील्ड सिस्टम जो होता है वो सिंगल प्राइमरी या डबल प्राइमरी हो सकता है। जो सेकेंडरी होता है लीनियर सिस्टम में और लीनियर इंडक्शन मोटर में वो कंडक्टिंग टाइप का होता है। ठीक है, आपका कॉपर या एल्युमिनियम का होगा तो यहाँ पे 335 का सी होगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर ये होगा कॉपर का, कॉपर या एल्युमिनियम का होता है। लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज टू, ये हम यूज़ करते हैं ट्रैक्शन पर्पस के लिए। सरागी मोटर एक वेरिएबल स्पीड कम्यूटेटर टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर सी होगा। 2 वाइंडिंग जो होती है रोटर में होती है और 1 वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर में होती है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है प्राइमरी और इसमें 3 टाइप की वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे फिगर नेट से फिगर देख लीजिएगा। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी और टर्शियरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है आपका इनर साइड प्लेस किया जाता है, मीन्स रोटर पे, और वहाँ पे भी वहीं पे जो है 3 फेज की एसी सप्लाई वहाँ से देते हैं स्लिप रिंग के और ब्रशेस के द्वारा। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपका स्टेटर पे लगाते हैं, और टर्शियरी वाइंडिंग भी स्टेटर पे ही होता है। तो ये चित्र से लेके क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र से ही आपको ज़्यादातर पूछा ही जाता है।
338 का फिर से वही क्वेश्चन है, इसका बी हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग लोअर पार्ट पे होगा और सेकेंडरी और टर्टियरी अपर साइड में होगा। स्टार्टिंग अगर सरागे मोटर क्या करेंगे, 3 फेज की सप्लाई अगर कनेक्टेड करते हैं तो ये जो है रोटर मतलब इनर साइड से देंगे, ठीक है। इनर साइड से यहाँ पे जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो इनर लोअर साइड होता है, वहीं से हम रोटर में जो है स्लिप रिंग के माध्यम और ब्रश के माध्यम से सप्लाई देते हैं। तो जितने भी सरागे मोटर से क्वेश्चन है वो फिगर से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आप नेट से फिगर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे देखिएगा पूरा आपको फिगर मिल जाएगा। सरागे मोटर को लेके यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, तो ये सस्ता होता है स्लिप रिंग, ये गलत है भाई। सरागे मोटर पावर फैक्टर और स्पीड कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये सस्ता नहीं होता है, स्लिप रिंग वाले से महंगा होता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेनली जो होता है आपका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगर यहाँ पे रोटर साइड भाई सप्लाई दोगे और स्टेटर को शॉर्ट सर्किट करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी सेम वही चीज़ होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सेम वही होगा, स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा भाई, ठीक है। क्योंकि रोटर में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन आएगा भाई, रोटर घूमेगा तो सिंक्रोनस तो घूम नहीं पाएगा, चाहे आप कुछ भी दे दो। तो स्लिप ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्लिप आ जाएगा ना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्लिप आएगा। देखो क्या है ना कि रोटर में अगर देते हो तो वहाँ पे सिंक्रोनस पैदा हो जाएगा, ठीक है। और कुल मिला के जब इंडक्शन मोटर को जो है, इंडक्शन मोटर सिमिलरली ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट जैसे काम करता है, और प्राइमरी को हम वहाँ पे सप्लाई देते हैं, और प्राइमरी को सप्लाई देकर अगर मान लो उसे शॉर्ट करके रोटर साइड सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में जो शॉर्ट सर्किट करोगे स्टेटर वो स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा जो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मिल रहा है ना, तो इस वजह से आपका स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर फीड फ्रॉम द बैलेंस 3 फेज सप्लाई ऑन द रोटर साइड शॉर्ट सर्किट कर दो टाइम, वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको दिया गया है, इक्वल टू द स्लिप स्पीड, ठीक है, वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है आपका। इन पार्टिकुलर मोटर देयर इज स्टेटर फेज वाइंडिंग एंड शॉर्ट सर्किट रोटर वाइंडिंग, द मोटर एंड इट सिंक्रोनस स्पीड बट डज नॉट नेसेसरी डीसी एक्साइटेशन, डीसी मोटर इज ड्यू टू 3 फेज रिलक्टेंस मोटर होता है। रिलक्टेंस देखो, यहाँ पे रिलक्टेंस मोटर में जो वर्किंग फ्लक्स होता है, अगर मान लो रोटर मूव कर रहा है तो वहाँ पे जो फ्लक्स को बार बार वेरी करेगा, तो इस कंडीशन में वहाँ पे जो है रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होगा। इसके लिए कोई डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं होती है ना 3 फेज रिलक्टेंस मोटर के लिए। रोटर घूमेगा तो बार बार उसका खुद ही ये एयर का फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, वहाँ पे डीसी को रिक्वायरमेंट नहीं होगा में। The motor that require to most complicated arrangement of speed control, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका स्क्वायरल केस के लिए, ठीक है। इसमें क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे रोटर जो है परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, रोटर साइड से हम यहाँ पे स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा इसको दिया गया है। When the stator of 2 slip ring or induction motor fed from the common 3 phase AC supply parallel to the rotor winding opposite, this is called to the, ये होगा आपका पावर सेलेंसियंस करके होगा आपका। फेज एडवांसर का यूज़ हम लार्ज इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ही करते हैं ना, कहीं भी इसका यूज़ पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि जो सिंगल फेज एसी मोटर होता है इसका यूज लार्ज नंबर पे हम लोग करते हैं, दिस इज ड्यू टू, इसका आंसर होगा ए और बी भाई, ग्रेटर वेराइटी ऑफ, इसको जानते हो क्या है मेन सिंगल फेज का यूज यार, हर जगह तो 3 फेज वाला रिक्वायरमेंट होता नहीं है, जैसे आपके घरों में ऑफिस में ये सब का सिंगल फेज होता है ना, तो ये कुल मिला के आप देख लेना ना, कोई ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं है। डुअल वोल्टेज सिंगल फेज एसी मोटर का यूज ऑपरेट ऑन द आइदर साइड, ये आपका यूज़ किया जाता है भाई 115 से लेके 230 वोल्ट। सिंगल फेज एसी मोटर को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के तौर पे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, साइज के तौर पे। इन ए सिंगल फेज एसी मोटर, एसी इंडक्शन मोटर, ये होता है एसी इंडक्शन मोटर, ये जो होगा ए और सी होगा। स्टेटर को सप्लाई सिंगल फेज एसी देते हैं और रोटर में भी आप यहाँ पे सप्लाई दे सकते हो इंडक्शन मोटर में, ठीक है, दोनों तरफ सप्लाई दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तो हम लोग जो नॉर्मल मेथड होता है वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जो रोटर के स्लॉट होते हैं इंडक्शन मोटर के, इसको हम थोड़ा सा यूजली नॉट केप्ट इन पैरेलल
शाफ्ट मतलब थोड़ा बहुत तिरछा रखते हैं भाई। क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी। मतलब कुल मिला के जो है पैरेलल इसलिए रखते हैं, नहीं यार नहीं, पैरेलल इसलिए नहीं रखते हैं, थोड़ा सा तिरछा रखते हैं ताकि यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म टार्क मिल सके, मैग्नेटिक लॉगिंग हो बच सके, और आपका जो नॉइज़ है ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत तिरछा रखते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है भाई? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा के सेल्फ स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिंगल फेज रोटेटिंग फील्ड सेटअप नहीं करता है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अगर बेस के अनुसार देखा जाए तो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा सिंगल फेज में और कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो ये जो होता है ना आपका हाफ हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्लस माइनस फाइव एम बाई टू होता है। तो एक जो होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है निगेटिव साइड, फाइव एम बाई टू पॉजिटिव के साइड और ये होता है फाइव एम बाई टू निगेटिव साइड। सिंगल फेज में ये कंडीशन चलता है। तो यहाँ पे हाफ हो जाता है और अपोजिट होता है, जिसके वजह से आपका स्पीड सिंक्रोनस ही रहती है, लेकिन हमारा सिंगल मतलब स्टार्ट नहीं हो पाता है सिंगल फेज। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यही है आपका। विन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक्साइट करते हैं सिंगल फेज एसी वोल्टेज से, जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है वो क्या होगा? सेम वही चीज़ है यार, सेम वही है। दो फील्ड होगा, रोटेट होंगे सिंक्रोनस स्पीड पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। और कितना होगा? प्लस माइनस फाइव एम बाई टू। एक प्लस लेके चलो और एक माइनस लेके चलो, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ ओनली द मेन वाइंडिंग एक्साइट विथ एग्जिबिट द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इन सिंक्रोनस स्पीड। आगे देखते हैं। तो यही है, ठीक है। आपका मेन वाइंडिंग को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा, बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड क्या होगा आपका? कम होगा। फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड का मतलब जो फॉरवर्ड स्लिप होगा वो एस होगा और जो बैकवर्ड स्लिप होगा वो 2 माइनस एस होगा। तो ये हमेशा ज़्यादा होगा फॉरवर्ड जो स्लिप होगा, ठीक है। और ये आपका बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड से। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर रनिंग एनआर स्पीड पे रन कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड एनएस है, स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड फील्ड एस। व्हाट इज द स्लिप विथ रिस्पेक्ट? तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड जो स्लिप होता है वो एस होता है और जो बैकवर्ड स्लिप होता है वो 2 माइनस एस होता है। यहाँ पे 256 का यहाँ पे डी हो जाएगा। इसे प्रूफ नहीं करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बुक में होगा, आप प्रूफ कर लीजिएगा। इन केस ऑफ स्प्लिट फेज मोटर द फेज स्प्लिट बिटवीन द करेंट एंड टू वाइंडिंग में कितना होगा? तो ये रोटर है और ये मेन वाइंडिंग मान लो और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग मान लो। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज़्यादा, और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और रिएक्टेंस कम। तो मेन वाइंडिंग जो होती है, मेन वाइंडिंग में रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एंगल से लैग करेगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग बहुत ही कम एंगल से लैग करेगी, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होता है वो 20 से लेकर 30 डिग्री यहाँ पे बनता है, ठीक है। 20 से 30 डिग्री यानी फेज स्प्लिट टाइप है ना, फेज स्प्लिट। ये 20 से 30 लेके चलते हैं फेज स्प्लिट में। ये जो है कैपेसिटर का जब कंडीशन आएगा तो 70 से 80% हो जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन में देखो 8 पोल सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर रन कर रहा है इतने पे, और स्लिप जो है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप आपको बताना है। पहले एनएस निकाल लो, 120 एफ 50 है और पोल कितना है आपका 8 है 750 आरपीएम बनेगा। और रोटर की स्पीड कितना है? एनआर इतना है आपका 690। स्लिप निकाल लो यहाँ से, एनएस माइनस एनआर अपन एनएस से स्लिप निकाल लेना, ठीक है। सभी वैल्यू रखोगे तो स्लिप कितना आएगा? स्लिप जो आएगा आपका 0.08। अभी ये स्लिप उलिप तो निकाल सकते हो ना, इतना बहुत हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, स्लिप तो निकाल ही सकते हो ना। फॉरवर्ड स्लिप कितना होगा? एस होगा और बैकवर्ड स्लिप कितना होगा? 2 माइनस एस होगा। ये प्रूफ कर सकते हो ना, कोई मतलब नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ ना, बस फार्मूला याद रखो। कोई चीज़ बार बार प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं होता ना। एग्जाम में आपको डायरेक्ट यही है, देखो अब फॉरवर्ड स्लिप आपका इतना हो गया, बैकवर्ड स्लिप 2 माइनस 0.08 होगा, यानी ये हो जाएगा 1.92 करके हो जाएगा। तो 358 का बी होगा। और ये मेरे हिसाब से समझ ही रहो, देखो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं पहले ही बोल देता हूँ कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये बस ध्यान देना, कैपेसिटर का जब भी केस आएगा कैपेसिटर का, तो उस कंडीशन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज
यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और स्पीड उसकी इतनी है। अगर रोटर रेजिस्टेंस मान लो स्टैंड स्टिल में इतना है, देन द इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इन बैकवर्ड ब्रांच, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो कितना रोटर का रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। स्टैंड स्टिल के केस में भाई रेजिस्टेंस आपका इतना है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पहले यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। 120 एफ रख लो, एफ का मतलब 50 और 4 इसे एनएस कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम बन जाएगा। और यहाँ पे जो है स्लिप हमें निकालना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लिप निकाल लो और बैकवर्ड स्लिप निकाल लो। फॉरवर्ड स्लिप निकालने के लिए जो है एनएस माइनस एनआर अपान एनएस करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरवर्ड स्लिप होता है वो एस होता है, और जो बैकवर्ड जो स्लिप होता है वो 2 माइनस एस होता है। तो ये फॉरवर्ड स्लिप है, तो आप यहाँ पे रख लो एन एस माइनस एन आर कर लो। एन एस की वैल्यू ये है और एन आर की वैल्यू 1425 है, तो आप यहाँ पे माइनस कर लेना 1425 और बटा 1500, ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्लिप कितना आएगा। इसी तरीके फॉरवर्ड आएगा तो बैकवर्ड कितना होगा, 2 माइनस एस होगा। तो 2 माइनस एस का मतलब 2 माइनस एस, ये हो जाएगा आपका, ये बैकवर्ड स्लिप आ गया। अब यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस निकालना है बैकवर्ड ब्रांच में। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लगभग देखो 1.9 है ना, तो बैकवर्ड ही निकालना, तो 1.9 के अप्रॉक्स आप बोल सकते हो ना कि 2 के अप्रॉक्स हो गए यहाँ पे आंसर, ठीक है। बैकवर्ड ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट दैट कैन बी, तो यहाँ पे 1.9 आ रहा है ना, तो आपका यही आपका 2 बैकवर्ड स्लिप है ना, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस बैकवर्ड ब्रांच इज इक्विवेलेंट सर्किट टू रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट जो रोटर का रेजिस्टेंस अगर निकालना चाह रहे हो बैकवर्ड साइड में कितना हुआ, तो हमें पहले का कितना है उसे निकालना पड़ेगा, और उसके साथ बैकवर्ड में स्लिप कितना डिफरेंस हुआ है, यानी R/2। जब बैकवर्ड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो होगी जो उसकी बैकवर्ड में जाने का मतलब कि उसका जो R/2 होगा, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एस, ठीक है। यहाँ पे जो है जस्ट यहाँ पे क्या है ना यार, कि देखो क्लॉकवाइज था, और मान लो अगर बैकवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पहले इस डायरेक्शन में था, पहले इसे हाफ कर देंगे, आधे ही टाइम में हाफ होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 से हम दे देंगे। R2 आपका 7.2 रख लो और 2 रख लो, 2 माइनस एस। एस का मतलब यही वाला स्लिप रखना है, फॉरवर्ड स्लिप ही रख लो, क्योंकि या फिर नहीं रखना है तो बैक यहाँ पे बैकवर्ड भी रख सकते हो ना, 2 माइनस एस भी कर सकते हो या बैकवर्ड भी रख सकते हो। तो 2 माइनस 0.5 इसको करोगे तो वही लगभग 2 ओम के अप्रॉक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, जो बैकवर्ड रेजिस्टेंस बनेगा आपका ना, R1 जो बैकवर्ड साइड का होगा। तो R2 पहले के ले लेना अपान 2 माइनस एस। 2 माइनस एस का मतलब यही बैकवर्ड वाला ही लेके चलना है, और बैकवर्ड में ये आपका 2 से भाग देना पड़ेगा, आधा करना है ना। यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ये इन ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस polyphase induction motor and that can be single phase induction motor, find the zero slip is 2b। तो यहाँ पे इसका आंसर पहला होगा, देखो टॉर्क द फार्मर टू जीरो एंड नॉन जीरो फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू इज द लेटर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी था आपको, इसको थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ मैं। स्लिप मान लो यहाँ पे स्लिप 1 है और यहाँ पे रोटर की स्पीड 0 है, यहाँ पे स्लिप मान लो 0 है, रोटर की जो स्पीड है वो ns है, और यहाँ पे मेरे भाई कुछ इस तरीके से कर्व चलेगा आपका, ठीक है। और निगेटिव साइड अगर यहाँ पे मान लो स्लिप बराबर थोड़ा सा बढ़ा ले तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा, ठीक है। ये मान लो फॉरवर्ड है, ये मान लो बैकवर्ड है। स्लिप का मान 0, अगर एनआर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी टॉर्क बढ़ता जाएगा, और सिंक्रोनस के नियर अबाउट स्टेबल ऑपरेशन होता है, ठीक है। रोटर कभी भी सिंक्रोनस जाता नहीं है, यही रीज़न होता है स्टेबल का रीज़न, ठीक है। तो यही रीज़न होता है। और यहाँ पे क्या है ना कि जब भी आप स्लिप इस साइड में बढ़ाओगे तब भी टॉर्क बढ़ेगा, फिर एक फाइनल स्टेट वैल्यू में जाके डाउन होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक मैक्स टॉर्क के बाद भी जो है सिंक्रोनस स्पीड बढ़ाने पे क्या होता है, जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क है वो आपका डाउन होता है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बैलेंस ऑफ पॉलीफेज दैट द सिंगल फेज मोटर फाउंड द जीरो स्लिप। जीरो स्लिप कब होगा, जीरो स्लिप आपका
देखो यहाँ पे जीरो स्लिप को पूछा गया है, तो यहाँ पे जो होगा टार्क इज जीरो अनबाथ द कैरेक्टरिस्टिक, नहीं ये नहीं होगा यार, ये होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। जो टार्क होगा फार्मर टू जीरो एंड मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि जब स्लिप 1 है तो टार्क 0 है, और मैक्स के बाद जब सिंक्रोनस स्पीड पे जा रहा है तभी क्या होगा, टार्क 0 हो जाएगा ना। 0 नहीं होगा, लेकिन नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू इज लेटर। ठीक है, तो ये आपका जो है टार्क और स्लिप के बीच यहाँ पे डिफरेंस है यार। देखो देखो, जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टार्क बढ़ेगा, और मैक्सिमम टार्क जब होगा उसके बाद स्पीड बढ़ेगी तो टार्क डाउन होगा। डाउन होने के बाद हम जीरो कभी भी स्लिप तो जीरो होता नहीं है, तो वही चीज़ है आपका टार्क इज फार्मर टू जीरो, टार्क जीरो हो जाएगा, लेकिन जो नॉन जीरो निगेटिव वैल्यू फिर द लेटर, निगेटिव वैल्यू करोगे तो आपके जनरेटर में आ जाएगा ना। तो कुल मिला के पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं, देखते हैं फिर एक वीडियो हो सकता है मे भी आ जाए। ठीक है, तो बहुत अब लास्ट लेक्चर होगा, 1 से 2 लेक्चर और बनेगा आपका इंडक्शन का, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बस 1 से 2 लेक्चर और आएगा इसका, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मे बी 350 के अप्रॉक्स है, तो उसमें भी 3 से 4 दिन लग जाएगा और आपका बहुत ही जल्द मशीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।